जब मुल्ला ने कहा, जो इसे हल करे मैं हार मान लूं। गांव की प्रातः हवा थोड़ी ठंडी, थोड़ी मस्त थी और बाजार की संकरी गलियों में कलियां खुलने जैसी हलचल चल रही थी। लोग अपने अपने काम में मग्न थे। नारियल का भंवर खुलवाने वाला, मसाले वालों की गड्डियां और बच्चे जो मटमैली गेंद के पीछे चिल्लाकर भाग रहे थे। उसी चहल पहल के बीच मस्जिद के आंगन में एक अजनबी सा सन्नाटा पसर गया। लोग अपने काम छोड़कर जिज्ञासु आंखों से इकट्ठा हो गए, क्योंकि आज मुल्ला आंधी की तरह आए थे, हंसते हुए, आंखों में कोई शरारत और दाढ़ी पर चमक। मुल्ला नासिरुद्दीन का नाम था, पर गांव वाले सरलता से उन्हें मुल्ला कहकर बुलाते थे। मुल्ला की मशहूर बातों में से एक यही थी कि वे दिमागी पहेलियां लगाते और आगे हंसते रहते, पर आज उनके चेहरे पर कुछ अलग शांति थी। ऐसी शांति जिसमें चतुराई और प्रेम दोनों मिलते थे। मंदिर के पास खड़े सरदार खाने, जो गांव का सबसे बुद्धिमान और थोड़ा अभिमानी आदमी माना जाता था, मुस्कुराकर कहा, बताओ मुल्ला, आज किस नई दंभ चाटनी से हम सबको हंसाने आए हो? मुल्ला ने धीरे से अपनी टोपी संभाली और कहा, मेरा कोई आशय तुम सबको अपमानित करने का नहीं है, पर आज मैंने एक शर्त रखी है। जो भी इसका हल निकालेगा, मैं उस आदमी के सामने अपनी हार मान लूंगा। गांव वाले एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। हार? किसी ने तो नहीं देखा कि मुल्ला कब किसी से हार मानते हैं। ये बात सुनकर सबकी जिज्ञासा और भड़क उठी। सरदार खां ने तर्जनी उठाकर चिढ़ाते हुए कहा, ठीक है मुल्ला, क्या पहेली है? पर सावधान रहो, अगर तुमने सबसे कठिन पहेली रख दी तो हम तुमसे दांव पर खेलेंगे। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, पहेली सरल है, पर हल ढूंढना आसान नहीं। सुनो, गांव के पास एक पुराना कुआं है, जिस पर एक ढक्कन रखा रहता है। उस ढक्कन पर एक पट्टा है और पट्टे पर 3 गांठें बंधी है। हर गांठ का रंग अलग है, लाल, हरा और नीला। कुएं के भीतर एक दीपक जलता है, जिसे केवल एक निश्चित समय पर हवा नहीं बुझाती। तुम सबका काम यह है कि तुम बिना कुएं के ढक्कन को उठाए कुनकुन से सवाल पूछकर बताओ कि दीपक कब जलता है, किस रंग की गांठ को खोलने से दीपक बुझ जाएगा और क्यों। जो आदमी सही ही बताएगा, मैं उसकी अगली 3 कामों में मदद करूंगा, और तो और मैं उसकी हर शर्त स्वीकार कर लूंगा। ये मेरी हार होगी। गांव में हल्की सी हंसी फैली। ऐसा प्रश्न सुनना जो तत्काल समझ में ना आए, लोगों को चौंका देता है, पर मुल्ला की आंखें परत दर परत हंसी समेटे हुई थी। कुछ लोग बोले, ये तो बस कहानी सी लगती है, कुआं और दीपक, ये सब किस तरह चाल से दिखाओगे? मुल्ला का खेल है, वे सबको गुमराह कर देंगे। पर गांव के बाहर रहने वाली बूढ़ी दुनिया, जो अक्सर शांत और समझदार सलाह देती थी, आगे आई। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला, क्या तुम हमें कुछ संकेत दोगे? क्या ये सिर्फ चाल है या कोई सिख? मुल्ला ने सिर हिलाया, संकेत नहीं दूंगा, पर एक बात बताना चाहता हूं। जो व्यक्ति ये हल निकालेगा, उसे सोचने की शैली बदलनी होगी। वो केवल आंखों से नहीं, कानों से भी देख पाएगा। उसके बाद प्रश्न पूरे गांव में एक तरह की हवा बनकर फैल गया। कौन होगा वह जिसके कानों से ये देखा जा सके? बच्चे उत्साह से चिल्लाए, बूढ़े चुपचाप बैठ गए और कुछ खामोशी से गांव की ओर देख रहे थे, जिनके दिल में कुछ बदले की चाह थी, विशेषकर सरदार खां के। उसने सोचा, ये मौका है दिखाने का कि किसे असली बुद्धि का ताज पहनना चाहिए। अगले दिन से गांव में हर कोई अपनी अपनी तरकीब लेकर आने लगा। एक ने कहा कि उसे रात के आधे बजे कुएं के पास बैठकर सावधानी से देखना चाहिए। दूसरा बोला कि सबसे अंधेरे समय में दीपक बुझता है और इसलिए वो अंधेरा देखकर बताएगा। परंतु मुल्ला ने पहले ही कह दिया था, ढक्कन न उठाओ, कुएं के पास जाकर छूना भी परहेज कर लेना, सिर्फ प्रश्न पूछकर बताना होगा। इसलिए जो लोग केवल भौतिक दृष्टि से चीजें परखने की कोशिश कर रहे थे, वे असफल रहे। कुछ दिनों के बाद गांव में एक अजनबी आया, न नाम न कोई ऊंची हैसियत, सिर्फ एक छोटे से ढक्कन की तरह चतुर आंखें।
वो गांव के स्कूल में पढ़ाने आया था और लोगों ने उसे माधव कहा। माधव सरल, विनम्र और धीमी चाल का था, पर उसकी बातें अक्सर लोगों के विचारों में घुस जाती। उसने गांव वालों की बातें सुनी, मुस्कुराया और बोला, मैं कोशिश करूंगा, पर मैं कुछ अलग तरीके से सोचता हूं। मुल्ला ने आंखें चमकाकर पूछा, कैसे? माधव ने कहा, मैं सवाल पूछूंगा एक एक करके, और मैं ध्यान से सुनूंगा कि तुम्हारे उत्तर किसी पुराने किस्से या एक नए अनुभव पर कैसे टिकते हैं। क्या आप तैयार हैं? गांव वाले सहमति में सर हिलाकर बोले। पहला सवाल जिसने सबका मन थोड़ा खींचा हुआ था, दिवस के किस समय में तुम सबसे ज्यादा कुछ महसूस करते हो? लोग आश्चर्य से देखे गए। सवाल का क्या लेना देना दीपक से? पर माधव ने शांत स्वर में कहा, देखो, दीपक कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, वो किसी घटना का प्रतीक भी हो सकता है। कुछ लोग कहते थे कि हवा के तेज होने पर दीपक बुझता है, और कुछ ने कहा कि रात के ठंडी तासीर में ही वह मजबूत रहता है। माधव ने सबके उत्तरों को ध्यान से संभाला। न तो उन्होंने उलझाया, न झुका। हर उत्तर में उन्होंने एक छोटी सी कहानी ढूंढ ली। जैसे एक किसान ने कहा कि दीपक उन दिनों जलता है जब बच्चे पास आते हैं, तो माधव ने सोचा कि दीपक का मतलब है धैर्य, बच्चों की मासूम उपस्थिति से कुछ शांत होता है। एक और ने कहा, दीपक तभी बुझता है जब कोई झूठ बोले। तब माधव ने सोचा हो सकता है कि दीपक ईमानदारी का प्रतीक है, पर कोई भी तर्क पूरा नहीं बैठता था। दिन बदले, सवाल बदले, पर कोई भी ठोस हल नहीं निकला। गांव में चर्चा रंगीन हो गई। कुछ लोगों ने अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए पुराने किस्सों को खोजना शुरू कर दिया। किसी ने बताया कि उसकी दादी बताती थी कि किरणों के आने पर दीपक और भी तेज हो जाता है। किसी ने कहा कि वह आवाज जो कुएं से आती है वही दीपक को बुझाती है। पर माधव हर बार शांत रहते और फिर अगला सवाल पूछ लेते। इसी लंबी जद्दोजहद में एक छोटी सी घटना घटी। एक लड़की जिसका नाम सहरा था, बार बार कुएं के पास खेलती हुई मिलती थी। उसकी आंखों में हमेशा कुछ प्रश्न रहता, एक तरह की बेचैनी, पर साथ में एक मासूमियत भी। सहरा के पिता एक साधारण मछुआरा थे और सहरा हमेशा शाम के समय गांव के बच्चों के साथ खेलती थी। उसने देखा कि जब गांव वाले किसी बात पर उग्र हो रहे थे, कुएं से आती आवाज कुछ बदल जाती थी। कभी वो खनखनाती, कभी धीमी और कभी बिल्कुल शांत। सहरा ने ध्यान दिया कि उस आवाज में गांव की भावनाएं झलकती थी। खुशी होने पर वो मधुर, झगड़े पर तीखी और उदासी पर टूटी हुई लगती थी। सहरा ने बिना बताए खुद ही एक नजर रखी, पर उसने भी कुएं का ढक्कन नहीं उठाया, बस सुनती रही। एक दिन प्रश्नों के सिलसिले में माधव ने गांव वालों से पूछा, क्या किसी ने कभी उस कुएं की असल कहानी सुनी है? एक वृद्ध ने कहा कि वो कुआं बहुत पुराना है और कहा जाता है कि वहां एक बार किसी ने अपनी गलती स्वीकार कर दी थी और तब कुएं ने शांति पाई थी। कोई और बोला कि कुएं के नीचे एक खाली कक्ष है जहां कभी लोग रातें गुजारते थे, परंतु सारा ज्ञान अधिकतर अटकलों का था, कोई निर्णायक तथ्य नहीं था। फिर एक रात गांव में तेज हवा चली और अंधेरा छा गया। लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए, पर सहरा कुएं के पास खड़ी थी। उसने महसूस किया कि हवा के साथ कुछ स्वर भी आया, और जैसे जैसे हवा तेज हुई, दीपक अब नहीं बुझा। ये घटना सबको अचंभित कर रही थी। अगले दिन जब सब मुल्ला के पास पहुंचे, तो मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे लगता है कुछ निकट आ रहा है, पर अभी तक कोई निर्णायक नहीं हुआ। समय बीतता गया और चुनौती एक तरह के सामाजिक प्रयोग में बदल गई। लोग अपने पुराने झगड़ों को भूलकर मिलनसार हुए, चर्चा में लगे और हर किसी ने अपनी बात में सीधा सच कहने का प्रयास किया। ये परिवर्तन आंखों से नहीं, मगर शब्दों और सुनने की कला से हुआ। लोग आपस में अधिक ईमानदारी से बातें करने लगे, और ये बात किसी के ध्यान में आई। मुल्ला की जीत की संभावना घटने लगी, क्योंकि यदि उसने हार स्वीकार करनी थी
तो ये केवल तब संभव था जब किसी ने स्पष्ट साफ उत्तर दे दिया हो। अंततः वो दिन आया जब गांव में भारी भीड़ जमा हुई। मुल्ला ने अपनी शर्त दोहराई, जो इसे हल करे मैं हार मान लूं। इस बार माधव ने एक बारीक प्रश्न लगाया, क्या दीपक वास्तव में किसी वस्तु का नाम है या ये किसी भावना, किसी गुण का प्रतीक है? गांव में कुछ लोग चिल्लाए, भावना, गुण, पर किसी की आवाज ठोस नहीं थी। तभी सहरा जैसे खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक अटूट दृढ़ता थी। उसने कहा, मुझे एक बात याद आ रही है। जब मेरे पिता ने एक बार गलती कर ली थी और उसने सारा मुंह काला किया था, तब उसने दरअसल सच कहा और गांव ने उसे माफ कर दिया। उसी रात कुएं से एक शांति सी आई थी। वो रुकी और फिर बोली, मेरे ख्याल से दीपक वह है जो सच्चाई और शांति से जलता है। जब लोग झूठ बोलते हैं वो बुझता है, जब लोग मिलकर सच्चाई कहते हैं वो जलता है। सहरा की बात सुनकर गांव में एक धीमी सी सरसराहट फैल गई। लोग सोच में पड़ गए। मुल्ला ने अपनी आंखें चटकाते हुए कहा, अच्छा, पर क्या ये पूरा हल है? क्या कोई बता सकता है किस रंग की गांठ कब खोली जाए जिससे दीपक बुझ जाए? सहरा ने सांस ली और बोली, गांठें रंगों की नहीं, हालात की है। लाल गांठ गौरव और लज्जा, हरी गांठ ईर्ष्या और स्वार्थ, नीली गांठ अज्ञाता का भय। जब हम गर्व से किसी की बात सुनते हैं तब लाल गांठ कस जाती है और दीपक बुझ जाता है। जब ईर्ष्या आती है हरी कसती है, और जब हम भय से भागते हैं नीली गांठ मजबूत होती है। इन तीनों में से जब भी कोई गांठ खुलती है वो उस घड़ी होता है जब हम सच स्वीकार कर लेते हैं। तब दीपक ऊर्जा से भर उठता। मुल्ला ने सर झुकाया। उसकी आंखों में चमक बढ़ी। उसने कहा, ठीक कहा, पर एक अंतिम प्रश्न है, किस समय दीपक सबसे अधिक स्थिर रहता है? सहरा ने धीरे से उत्तर दिया, जब लोग मिलकर सुनते हैं और मिलकर बोलते हैं। जब समुदाय का मन शुद्ध और सहयोगी होता है वही समय दीपक सबसे स्थिर रहता है। गांव में एक तरह की सन्नाटा छा गया। हर कोई अपने मन का लेखा जोखा कर रहा था। कब उसने गर्व से किसी को नीचा दिखाया? कब उसने किसी की सफलता पर ईर्ष्या की? कब उसने डर के कारण सच कहा नहीं? उन सवालों ने बहुतों को शर्मिंदा कर दिया। और ये वही क्षण था जब मुल्ला ने फूलों सा मुस्कान बिखेरा, आगे बढ़ा और कहा, तो मित्रों, जो इसे हल करेगा वो सिर्फ पहेलियों का उत्तर देकर नहीं जीतेगा। वो अपनी गलती स्वीकार करके, किसी की बात सुनकर और मिलजुल कर काम करके इसे सिद्ध करेगा। मुल्ला ने हाथ बढ़ाया और सहरा को बुलाकर कहा, तुमने ही इस पहेली का मूल भाव पकड़ लिया। ये न केवल एक दिमागी खेल था बल्कि एक सामाजिक परीक्षा। जो इसे समझ गया मैं उसकी हार मान लूंगा। पर याद रखो, मेरी हार का अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊंगा, बल्कि मेरा मकसद ये था कि मैं तुम्हें ये सीख दूं कि हर जीत और हार से बड़ा वह है जो हम एक दूसरे से सीखते हैं। गांव वाले खुशी और शर्म के मिले जुले एहसास में थे। कुछ ने एक दूसरे से माफी मांगी, कुछ ने गले मिलकर कहा कि अब वे अपने स्वार्थों को रोकेंगे। मुट्ठी भर दिनों के भीतर गांव में बदलाव दिखने लगा। लड़ाइयां कम हुई, मदद की चाह बढ़ी और लोग एक दूसरे के दुख में साथ खड़े हुए। दीपक की बात अब सच्चाई का प्रतीक बन गई और कुआं, जहां कभी कुछ अनसुने से आवाजें आती थी, अब गांव की शुद्धता का दर्पण बन गया। मुल्ला ने अपनी शर्त निभाई। उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि उसने हार मान ली, पर उसका हार किसी हार से कम नहीं था। उसने अपनी शर्त के जरिए गांव को एक सीख दी जो इससे पहले किसी ने नहीं दी थी। गांव के लोगों ने महसूस किया कि जीत मायने नहीं रखती यदि साथ में मानवता की परवाह न हो। और इस तरह मुल्ला की शरारत ने गांव का न केवल मन बदला बल्कि उसकी आत्मा को भी नया रास्ता दिखाया। समय के साथ मुल्ला निकल पड़ते, पर इस बार उन्होंने गांव को अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, मैं हार जाऊंगा पर तुम सब जीत जाओ, ये जीत सच्ची होगी। और गांव ने ये जीत स्वीकार की। एक जीत जिसमें हर व्यक्ति ने अपने भीतर झांक कर, कमजोरियों को पहचान कर
और एक दूसरे के लिए सहानुभूति रखकर आत्म सुधार की राह पकड़ी। कहानी का यह भाग लगभग यहीं समाप्त होता, पर गांव की कहानी आगे भी चलती रही। हर नया दिन एक नए दीपक की तरह था जिसे जलाना था, और हर बार जब किसी ने अहंकार छोड़कर सच्चाई अपनाई, कुआं की गहराइयों से एक नई सी आवाज उठी। एक सुकून जिसमें मुल्ला की हंसी और सहरा की जिम्मेदारी दोनों का मेल था। लोगों ने जाना कि कभी कभी असली पहेली जीवन ही होती है, और उसका हल वही है जो मिलकर निकलता है, अकेले नहीं। मुल्ला की उस शर्त ने गांव को बदल दिया, पर साथ ही साथ उसने ये सिखाया कि किसी भी पाजल का मूल अक्सर मानव दिल में छिपा होता है, और जब तक हम अपने भीतर झांकना नहीं सीखेंगे, तब तक कोई भी बाहर का ज्ञान हमें पूरा सत्य नहीं दे सकता। आत्मसिद्धि वहां मिलती है जहां हम सुनते हैं, समझते हैं और स्वीकारते हैं। तभी दीपक जलता है, तभी गांव रोशन होता है। सच्ची बुद्धिमत्ता दिखाने वाला जीतता नहीं, बल्कि वो जो गर्व छोड़कर सीखता है वही महान होता है। जुड़कर हल खोजने से समाज मजबूत बनता है। मुल्ला की शरारत ने यही सबक दिया। हमेशा याद रखना चाहिए और मत कभी छोड़ना है। मुल्ला की अगली पहेली। मुल्ला की वो पहेली जिसने शहर की सोच बदल दी। मुल्ला की वो पहेली जिसने शहर की सोच बदल दी। शहर के बाजारों की रोशनी तब भी अलग नहीं थी। समय ने उन्हें चमकदार बनाया था, पर लोग वही थे, व्यस्त, भागम भाग में लगे, खुशियां खरीदने और शिकायतें बेचने में पारंगत। नई नई दुकानें चमक रही थी, पर उन दुकानों के सामने खड़े लोग पुराने सवालों की तरह बिखरे हुए दिखाई देते थे। हर कोई अपनी जीत का हिसाब लगा रहा था और किसी की कीमत पर अपना आह पाला जा रहा था। ऐसे ही एक दिन जब शहर के चौराहों पर हल्ला हुज्जत का मौसम था और लोग अपनी अपनी व्यस्तताओं में डूबे थे, मुल्ला नासिरुद्दीन की गाड़ी उसी भीड़ में आकर रुकी। मुल्ला वहां आए नहीं थे कि शहर की हवा में कुछ चुभने लगा। यहां के लोग गांव वालों की तरह एक दूसरे को जानते नहीं थे। यहां सबका ध्यान अपनी अपनी परतों पर लगा था। मुल्ला ने आंखों में वही शरारत, पर कदमों में एक गंभीरता लिए बाजार में प्रवेश किया। किसी ने सोचा वे आए हैं केवल हंसी बांटने, किसी ने कहा वे किसी बड़े खेल की तैयारी में होंगे, पर असलियत कुछ और थी। मुल्ला का इरादा शहर की सोच को हिलाकर रखना था। उन्होंने शहर के चौक पर एक छोटा सा पंडा लगवाया और वहां लिखा हुआ एक संकेत लगाया, मुल्ला की पहेली जो हल करेगा, मैं उसकी शर्त मान लूंगा। यह संदेश शहर की रफ्तार में बम की तरह गूंज उठा। कुछ लोग नजरअंदाज करके चलते बने, पर जिनके मन में जिज्ञासा की लौ थोड़ी सी भी बची थी, वे पंडाल की ओर खिंचे चले आए। पहले दिन कुछ बुद्धिजीवी आए जो हमेशा शहर की सोच की बारीकियां समझने का दावा करते थे। उन्होंने मुल्ला से कहा, बताओ तो सही, किस तरह की पहेली है? क्या वो तर्क और तुक पर आधारित है या भावनाओं पर? मुल्ला ने केवल मुस्कुराकर कहा, ये वो पहेली है जो तुम्हें स्वयं पर प्रश्न करने को मजबूर करेगी। लोग अब और जिज्ञासु हो गए। शहरी परंपरा की यह खास बात थी कि जो भी चीज सार्वजनिक चुनौती बनाए, वो जल्दी ही चर्चा का विषय बन जाती। मीडिया ने खबर कर दी, कवियों ने शेर लिखे और व्यापारियों ने अपने स्टॉल पर मुल्ला स्पेशल चाय की तैयारी कर ली। पहेली सरल शब्दों में रखी गई, शहर का सबसे बड़ा सवाल बताओ और उसका हल बताओ। पर शर्त यही थी कि प्रश्न पूछे बिना केवल वार्तालाप और अवलोकन से हल पहुंचाने होंगे। कोई भी वस्तु छूने या छानबीन करने की अनुमति नहीं थी। शहर की हवाओं में ये बात बेरमी से फैल गई। लोगों ने अलग अलग अंदाज से बहस शुरू कर दी। कोई कहता था कि शहर का सबसे बड़ा सवाल आर्थिक असमानता है। कोई कहता कि ये तकनीक के कारण बदलती पहचान है। स्कूलों के प्रिंसिपल बोले कि शिक्षा की गिरावट सबसे बड़ी समस्या है, और कुछ ने कहा कि शहर का सबसे बड़ा सवाल लोगों का अकेलापन है। पर मुल्ला ने एक ही महसूस किया, ये प्रश्न सिर्फ एक वाक्य में समाकर नहीं रखा जा सकता। ये तो उन परतों का समूह था जिनसे शहर बंधा हुआ था। मुल्ला के सामने खड़े कुछ प्रतिभाशाली लोग, जिनमें विश्वविद्यालय के प्रोफेसर,
बड़े उद्योगपति और मीडिया के संपादक थे, अपनी अपनी बातों से भीड़ को प्रभावित करने की कोशिश करने लगे। पर मुल्ला ने सबकी बात ध्यान से सुनी और कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में वही शांत चमक थी जो पहले गांवों में उनकी शक्ल पर रहती थी। शहर के लोग जल्दी में थे। वे हल चाहते थे, पर वो हल जिस तरह से वे चाहते थे वो केवल त्वरित और दिखावटी था। मुल्ला ने तय किया कि उन्हें शहर के लोगों को सुनना पड़ेगा। सचमुच सुनना, न कि सिर्फ अपने उत्तर की तैयारी के लिए सुनना। कुछ दिनों में पंडाल के आसपास एक नई संस्कृति बनी। लोग अपनी कहानियां बताने आए। कोई वृद्धा बोली कि शहर ने उनके पोते की संगति छीन ली। एक नौजवान कहा कि उसे नौकरी में केवल नंबरों से आंका जाता है। एक मां ने कहा कि उसकी बेटी को लोग केवल उसकी सफलता के माप से जान पाते थे, उसकी हंसी से नहीं। इन छोटी छोटी कहानियों में शहर की असली समस्या छिपी थी। लोगों के बीच सहानुभूति कम और प्रतियोगिता ज्यादा हो गई थी। मुल्ला ने हर कहानी को ध्यान से सुनकर फिर सवाल किया, और जब तुमने किसी से अपनी तकलीफ बताई, क्या उसने तुम्हें सुना? अक्सर जवाब नहीं में मिला, और मुल्ला ने समझ लिया कि शहर का सबसे बड़ा सवाल सुने जाने की इच्छा का अनदेखा होना है। लोग मौजूद है पर सुनने वाला कोई नहीं। मुल्ला ने अच्छा विश्लेषण किया, पर उन्होंने केवल बयान नहीं किया। वे ऐसे प्रश्न पूछते जो लोगों को अपने भीतर झांकने पर मजबूर करते। उन्होंने पूछा, जब तुम कहते हो कि तुम्हारे पास समय नहीं है, क्या तुमने किसी को समय देने की कीमत देखी है? किसी चेहरे पर झटका आया, किसी की आंखें थोड़ी नम हुई। शहर के व्यापारी जिन्होंने अपनी सफलता को सबसे ज्यादा अहम समझा था, उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपने बचत के खाते में रिश्तों की बचत नहीं की थी। और वही विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने माना कि किताबों के खांचे के बाहर इंसान के अनुभवों को नहीं पढ़ाया जा रहा। धीरे धीरे भीड़ में बदलाव आया। लोग अब केवल अपने अपने तर्क न रखने लगे, बल्कि एक दूसरे की आवाज सुनने लगे। एक दिन एक युवा लड़की, नाम जिया, पोडियम पर आई। जिया एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। वो शहर की उन बस्तियों में काम करती थी जहां विकास का नाम सुनाई नहीं देता। उसने कहा, हमने शहर को यह सिखा दिया कि मूल्य केवल मापने से आते हैं, रुचि, पुरस्कार और शोहरत। लेकिन जो लोग इन पैमानों में फिट नहीं बैठते, उनकी आवाज दब जाती है। उसकी बात सुनकर मुल्ला ने पूछा, तुम्हारा अंदाजा क्या है? उस आवाज को वापस बुलाने का तरीका क्या होगा? जिया ने बिना हिचक कहा, सुनो, बस सुनो, बिना सलाह या बचपन की तरह सुधारने की जल्दबाजी के, सिर्फ सुनो। मुल्ला की आंखों में मुस्कान लौटी। वो वही सीख थे जो गांव में भी उन्होंने बार बार सुनाई थी, पर शहर में इसे लागू कर पाना बड़ी चुनौती थी। मुल्ला ने शहर के अधिकारियों को भी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वे शहर की बैठक में आए, नीतियां बदलने की नहीं, बल्कि एक महीने के लिए सुनने के सेक्शन शुरू करने की कोशिश करें। अधिकारियों ने इसे थोड़ा अजीब माना, पर जनता का दबाव बढ़ा था। कुछ स्थानीय नेता साहस करके तैयार भी हो गए। फिर क्या था? शहर की बड़ी हॉल में हर दिन 1 घंटा सुनना निर्धारित किया गया। इसमें किसी के पास कोई पावर नहीं थी, कोई वोट नहीं, कोई पुरस्कार नहीं, सिर्फ सुनना। शुरुआत में लोग हंसे, ये कैसे काम करेगा? पर धीरे धीरे जब पहले कुछ लोग बिना टोक टिप्पणी के बस अपनी बात कहने लगे, तो वातावरण बदलने लगा। लोग महसूस करने लगे कि उनकी बातें मायने रखती हैं। कुछ बंद दरवाजे खुलने लगे। जैसे ही सुनने की आदत बढ़ी, शहर का स्वर बदलने लगा। स्कूलों में बच्चों को सिखाया गया कि किसी की बात बीच में न काटो। दफ्तरों में मीटिंग के पहले हर कोई 2 मिनट किसी दूसरे की बात ध्यान से सुने, और बाजारों में दुकानदार ग्राहक की शिकायत सुनने लगे। ये सब छोटे छोटे कदम थे, पर एक के बाद एक ये कदम शहर की सोच पर असर डालने लगे। मुल्ला ने बस इतना किया। उन्होंने शहर को वो कला याद दिलाई जो आदमी भूल चुका था, सुनना। एक दिन बड़े उद्योगपति अमर सिंह आए और पंडाल पर खड़े होकर बोले, मुल्ला, तुम्हारी बातों ने कुछ बदल दिया है।
पर क्या ये टिकाऊ होगा? क्या ये सिर्फ एक फैशन नहीं? मुल्ला ने सीधा जवाब दिया, जब सुनना सिर्फ नज्म बन जाएगा तो भी ये नहीं चलेगा, पर जब सुनना संस्कार बन जाएगा तब ये टिकेगा। संस्कार तभी बनते हैं जब लोग अपने अहंकार से समझौता करने लगते हैं। अमर सिंह ने इस पर गौर किया। उसकी आंखों में कुछ नरमी आई। वो सोचने लगा कि सफलता का मतलब केवल मुनाफा नहीं बल्कि लोगों के बीच भरोसा भी हो सकता है। कई महीनों के भीतर शहर में नई पहलें आई। सुनने वाले बैंकों का विचार निकला, जहां लोग मुफ्त में किसी से बात कर सकते थे। निर्णय लेने से पहले सुनो नामक पॉलिसी बनी और स्कूलों में सुनने का पाठ अनिवार्य कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह हुई कि लोग अपने निजी निर्णयों में भी सुनने की आदत लाने लगे। पत्नियां अपने पतियों को भली भांति सुनने लगी। छोटे बच्चों को भी घर में बोलने का मौका मिलने लगा। ये सब बदलते छोटे संकेत थे, पर उनका असर गहरा था। लोगों की शिकायतें घटने लगी, सामुदायिक सहयोग बढ़ा और शहर की नीति में भी एक मानवीय आयाम जुड़ा। मगर हर परिवर्तन की तरह इस परिवर्तन का भी विरोध हुआ। कुछ लोग जिन्हें सिर्फ कर्णीयता और प्रतिस्पर्धा से लाभ होता था, उन्होंने कहा कि ये सब दिखावा है। कुछ ने कहा कि सुनने के नाम पर लोगों की बात सुनकर कोई ठोस काम नहीं किया जा रहा। ऐसे आलोचक हमेशा मिलते हैं, पर मुल्ला ने हमेशा कहा, अगर तुम केवल फल देख रहे हो तो पेड़ को मत काटो, पहले जड़ पर ध्यान दो। ये विचार धीरे धीरे शहर वालों को समझ आने लगा। बिना किसी की कहानी सुने हुए किए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते थे। एक घटना ने शहर की सोच में और गहराई ला दी। शहर की सबसे पुरानी बस्ती में बिल्डिंग गिरने की खबर आई। उस बस्ती के लोगों के पास आवाज उठाने का कोई साधन नहीं था। वर्षों से उनकी समस्या नजरअंदाज की गई थी। पर अब जब शहर में सुनने की संस्कृति बन चुकी थी, तो वहां के लोगों ने आसानी से मदद मांगी। वे सीधे पंडाल पर आए और अपनी तकलीफ बताई। नगर निगम के अधिकारी, जो अब सुनने के कार्यक्रम के कारण जनता की बात सुनने के आदी हो चुके थे, तुरंत सक्रिय हुए। उन्होंने समस्या की जांच कराने की बात तो की ही, पर साथ ही वहां के लोगों की दीवारों पर रंग भरने, बच्चों के लिए अस्थायी स्कूल खोलने और मजदूरों की मदद का प्रबंध भी किया गया। उस दिन शहर ने महसूस किया कि जब आप किसी की आवाज सुनते हो तो उसे करने का तरीका अपने आप सामने आ जाता है। समस्याओं के पीछे मानवीय चेहरे होते हैं, न कि सिर्फ आंकड़े। समस्याओं का समाधान होते हुए भी मुल्ला का काम खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सुनना केवल एक कदम है। उसके बाद जो बड़ा काम आता है वो है समझना और बदलना। उन्हीं शब्दों में उन्होंने एक और चुनौती रखी, अगर तुम सुनते हो और फिर वही करते रहो जो पहले करते थे, तो सुनना व्यर्थ है। ये बात कुछ अधिकारियों के दिलों में टीस बन गई, पर कईयों ने इस टीस को स्वीकार किया और वास्तविक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया। समय के साथ शहर में ऐसी अनेक छोटी नीतियां आई। किसी सरकारी योजना की रूपरेखा बनाते समय समाज के सबसे कमजोर तबके की राय ली जाने लगी, और जहां पहले निर्णय सिर्फ शीर्ष पर बैठे लोगों द्वारा किए जाते थे, वहां अब समुदाय की भागीदारी बढ़ गई। शहर की ऊर्जा पहले की तरह तेज थी, पर अब उसके साथ एक गर्माहट भी जुड़ गई थी। लोगों के दिलों में एक नई मुलाकात होने लगी थी। वो मुलाकात थी सहानुभूति की। मुल्ला ने बस इतना किया। वो एक चिंगारी थे जिसने सुनने की आग जलाई, और लोगों ने उस आग को अपने अपने ढंग से पकड़ा। पर कहानी का असली बदलाव तब आया जब शहर ने अपने बाहर के गांवों की तरफ आंख उठाई। पहले शहर वालों को गांव वाले केवल काम देने लेने वाले समझते थे, पर अब जब सुनने की संस्कृति थी, शहर के लोगों ने उस आवाज को भी सुना। गांवों की समस्याएं शहर के निर्णयों पर भी असर डालती थी। किसान की तकलीफ, मछुआरे का संघर्ष, गांव के बच्चों की पढ़ाई, ये सब अब शहर की प्राथमिकता बन गए। और जब शहर ने इन समस्याओं को हल करने के लिए संसाधन और नीतियां दी, तब गांवों की जिंदगी में भी सकारात्मक फर्क आया। ये एक सर्कल था। जब शहर सुनता है तो वो अपने आसपास के समुदायों को भी बदलता है। अंत में
जिस दिन मुल्ला ने घोषणा की कि वे जा रहे हैं, शहर के लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। वे नहीं चाहते थे कि ये परिवर्तन केवल कुछ महीनों का नाम बनकर रह जाए। पर मुल्ला ने शांति से कहा, मैं आया था ताकि तुम खुद को सुनना सीखो, अब यह तुम्हारा काम है। शहर वालों ने हाथ जोड़कर कहा कि वे इस काम को जारी रखेंगे। और यह सच भी था। शहर की नीति में सुनने का बिंदु कायम रहा। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव ने उस समाज को धीमे धीमे मानवीय बना दिया। कहानी यही खत्म नहीं होती। मुल्ला की उस पहेली ने केवल संस्थागत बदलाव नहीं लाए, उसने इंसानों के अंदर भी कुछ बदला। शहर के लोग अब अपने रिश्तों में पहले से अधिक संवेदनशील और समझदार बन गए। बच्चे जो पहले धीरे से बड़े होते थे, अब अपने माता पिता की बात सुनना सीख गए। जवान जो पहले केवल करियर के लिए दौड़ते थे, अब अपने आसपास की पीड़ा देखकर सहयोग करते थे। इस सारे परिवर्तन का मूल कारण वही छोटी सी क्रिया थी, सुनना। और उस सुनने ने शहर की सोच को असल में बदल दिया। वो अब केवल उपलब्धियों और दामों से नहीं मापा जाता था, बल्कि उससे भी कई अधिक चीजों से आका जाने लगा। सहानुभूति, मानवता और साझा जिम्मेदारी से। जब मुल्ला के पंडाल की आखिरी साज आई, लोग जमा हुए और उन्होंने मुल्ला से पूछा, मित्र, क्या तुम्हें नहीं लगता कि शहर फिर से अपने पुराने रास्ते पर लौट जाएगा? मुल्ला ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली और कहा, शहर वही होगा जो तुम उसे रहने दोगे। अगर तुम सुनते रहोगे तो वो भी सुनना सीखेगा। और फिर उन्होंने विदाई में कहा, मैं हार मान लूंगा, पर केवल उस अर्थ में कि मेरी शर्त पुरानी होगी। जीत वो होगी जो तुमने हासिल की है, एक सुनने वाला समाज। उस दिन के बाद शहर बदल गया। बहुत कुछ वही रहा, पर उसकी सोच बदल गई। और यह बदलाव केवल बड़े बड़े नोटिसों में दर्ज नहीं हुआ, वो बदलावा लोगों के दिलों में बसा, उनके निर्णयों में झलकता और उनके रिश्तों में महसूस होता रहा। मुल्ला की पहेली ने साबित कर दिया कि असली चुनौती लोगों को सुनाने की होती है, न कि केवल सवाल पूछने की। और ये चुनौती जितनी कठिन दिखती थी, उतनी ही सरल थी। बस थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी गर्मी और सच्ची जिज्ञासा। सच्ची समझ तब आती है जब हम अपने विचार बदलने की हिम्मत रखते हैं। मतभेदों में भी इंसानियत ढूंढो, घमंड छोड़कर सुनो और दूसरों की आंखों से दुनिया देखने की कोशिश करो। तभी समाज बदलता है और पीढ़ियां संभलती है। मुल्ला का अगला खेल, मुल्ला का आखिरी खेल जिसने शहर बदल दिया। मुल्ला जब शहर के चौखट पर पहुंचे तो वहां की हवा में कुछ अलगसा खामोशी थी। एक वहशी रफ्तार जिसमें लोग अपने अपने भाग्य को बेचते और खरीदते लगते थे। शहर के बड़े बड़े शोरूम, चमकते व्यस्त चौक और ऊंची ऊंची इमारतों के बीच आते ही मुल्ला ने महसूस किया कि यहां के लोग बोल तो बहुत रहे हैं, पर सुनने वाला कम है। वे आते जाते रहेंगे, पर कौन किसी की बात का बोझ उठाएगा? यही सोचकर मुल्ला ने अपने आखिरी खेल की रूपरेखा तैयार की। यह खेल केवल शतरंज या पहेली नहीं था, ये एक तरह की परीक्षा थी जो शहर की आत्मा को झकझोर दे। पंडाल एक संकरी सी गली में लगाया गया, जहां लोगों का आना जाना रहता था। पंडाल पर कोई बड़ा बड़ा बैनर नहीं था, पर उसकी सादगी में ही एक ताकत थी। एक साधारण बक्सा, एक छोटी पत्ती और एक नोट। मुल्ला का आखिरी खेल। जो समझेगा उसे पुरस्कार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी दी जाएगी। नगर के बुद्धिजीवी कयास लगाने लगे, पत्रकारों ने सुर्खियां बनाई और बाजार के बच्चे मिठाइयों की दुकान के बाहर गपशप करने लगे। पर मुल्ला ने जानबूझकर इस खेल को आखिरी कहा, क्योंकि वे चाहते थे कि अब लोगों के अंदर जो बदलना था वो स्थायी बने, केवल उत्सव जैसा न रहे। पहली शाम पंडाल के चारों ओर एक भीड़ जमा हुई। कुछ लोग सोचते थे कि ये कोई नाटक है, कुछ को संदेह था कि इससे व्यापार का कोई फायदा होगा, और कुछ आदतन सिर्फ देखने आए थे। मुल्ला ने अपनी झोली से एक छोटा सा पत्थर निकाला और उसे बक्से में रख दिया। फिर उन्होंने कहा, जो भी इस खेल को जीतेगा वो ये बताएगा कि इस पत्थर का असली वजन क्या है, पर तुम उसे हाथ से नहीं छुओगे। तुम लोगों की बातों, उनकी यादों
और उनकी आंसुओं से इसका वजन नापोगे। शहर के लोग अहंकार और अक्ल से भरे थे। किसी ने कहा वजन किलो में बताओ, किसी ने कहा तबले की तरह ताल से नापो। पर मुल्ला ने सबको रोकते हुए कहा, यह खेल वजन मापने का नहीं, यह तुम्हारी संवेदना मापने का है। लोग हंस पड़े, पर जो हंसे वही अक्सर सबसे खतरे में रहते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पर सबसे अधिक भरोसा था। कई दिनों तक शहर ने बक्से के पास बैठकर बात की। मुल्ला हर रोज एक नया सवाल नहीं रखते थे, वे बस सुनते थे। लोगों ने अपनी कहानियां सुनाई। किसी मां ने बताया कि उसके कदमों में थकान इतनी थी कि उसने अपने सपनों को दे दिया। किसी मजदूर ने कहा कि वे रोजमर्रा की कसरत में अपनी पहचान खो चुके थे। और एक युवा लड़के ने कहा कि उसकी मां ने उसे कभी सच में बताया ही नहीं कि वो किस तरह का आदमी बनना चाहता है। ये छोटी छोटी बातें जिनको शहर के बड़े लोग अक्सर तिरस्कृत कर देते थे, बक्से के आसपास बैठने वालों के दिलों में भारीपन जमा करने लगे। कुछ ने अपने अतीत के अपराधों का इजहार किया, कुछ ने अपनी लज्जा छुपाई, तो कुछ ने टूटकर सच कह दिया। और हर सच ने पत्थर के उस वजन को बढ़ा दिया जैसा कि मुल्ला ने कहा था। एक शाम जब नीलामी का शोर खत्म हुआ और लोगों के होठों पर थकावट थी, वहां एक बूढ़ा किताबों का विक्रेता आया। उसकी पीठ झुकी हुई थी, आंखों में घूल और हाथों में कड़वाहट की परत थी। वो धीरे धीरे बक्से के पास बैठा और बोला, मैंने अपनी जिंदगी में इतने लोग देखे जिनको समझने की चाह थी, पर किसी ने उन्हें पूरा सुना नहीं। मैंने किताबें बेची, पर मैंने सुना भी नहीं। उसकी आवाज में जो सच्चाई थी उसने भीड़ को झकझोर दिया। उस रात शहर ने महसूस किया कि सुनना कितनी बड़ी दुर्लभ वस्तु थी। और सुनने से ही कोई पत्थर हल्का या भारी नहीं होता, पर इंसान बदलते हैं। धीरे धीरे ये खेल कुछ और बन गया। ये केवल व्यक्तिगत खुलासों तक सीमित नहीं रहा। लोग शहर की नीतियों, जीवन शैली और मूल्यों पर भी बहस करने लगे। एक समूह ने कहा कि शहर की असली बीमारी आत्मकेंद्रितता है। एक अन्य ने कहा कि ये अवसरों की खराब बंटवारे की वजह से है। और कुछ ने ये तर्क रखा कि अगर शहर ने बच्चों को सहानुभूति सिखाई होती तो ये सब कम हो जाता। पर मुल्ला चुप रहे। वे जानते थे कि बहस की आग में कई सच्चाइयां जलकर राख हो जाती है, अगर उन्हें सही तरह से नहीं संभाला जाए। मुल्ला का आखिरी खेल असल में चुनौती देता था कि लोग अपनी कहानियों के सामने कितना ईमानदार रह सकते हैं। वे देखना चाहते थे कि क्या शहर की आत्मा इतनी लोचदार है कि वो अपनी गलतियों को पहचान कर बदल सके। उन्होंने एक नियम रखा, कोई भी ऐसा निर्णय जो लोग सुनने के बाद लेते, वो इस शहर की सामूहिक जिम्मेदारी होगी। यानी यदि किसी ने सुना और उसके बाद बदले की दिशा में कदम उठाया, तो वो कदम अकेला नहीं होगा, सामूहिक समर्थन मिलेगा। ये नियम कई लोगों को डराने लगा, क्योंकि जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता और शहर के लोग अक्सर जिम्मेदारियों से भागते आए थे। एक युवा महिला जिसका नाम नीना था और जो बाईपस नगर निगम में छोटी सी नौकरी करती थी, इस खेल से गहरे प्रभावित हुई। नीना ने मुल्ला को कहा, हमने हमेशा नियम बनाने पर ध्यान दिया, पर हमने उन पर अमल करने वालों की कहानी नहीं सुनी। उसका कहना था कि प्रशासनिक फैसले लोगों के जीवन पर असर डालते हैं, पर अक्सर बनाते समय उनकी बात नहीं सुनी जाती। नीना की बातों ने शहर के अधिकारियों को सोचने पर मजबूर किया। कुछ अधिकारी जो पहले केवल कागजों की दुनिया में जीते थे, अब लोगों की आंखों में झांकने लगे। मुल्ला ने तब शहर के शिक्षकों और स्कूलों को आमंत्रित किया और कहा कि बच्चों को सिर्फ गणित और भाषा नहीं, बल्कि संवेदना की कक्षाएं भी देनी चाहिए। इस विचार ने कुछ स्थानीय उद्यमियों को उत्साहित किया। उन्होंने स्कूलों में सुनने की कला पर कार्यक्रम शुरू किए, जहां बच्चे एक दूसरे की बात बिना रोक-टोक सुना करते। ये छोटे छोटे प्रयोग थे, पर उनकी खुराक समय के साथ असर दिखाने लगी। बच्चे जो पहले अपनी भावनाओं को छुपाते थे, अब घर पर भी अपने माता पिता से खुलकर बातें करने लगे। घरों के अंदर की वाद विवाद की प्रकृति बदलने लगी। विवाद वहां खत्म नहीं हुए, पर उनकी तीव्रता कम हुई और समझ की गुंजाइश बढ़ी।
शहर का व्यापार भी बदलने लगा। दुकानदारों ने ग्राहकों की बात सुनना शुरू कर दिया और उनकी जरूरतों के हिसाब से अपनी सेवा को ढाला। ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, पर उसने बाजार की आर्थिकी पर असर डाला। लोग अब केवल सस्ती चीजें नहीं खरीदते थे, वे उन दुकानों के साथ जुड़ना चाहते थे जहां उन्हें समझा और सम्मानित महसूस किया जाता था। धीरे धीरे शहर की पहचान में मानवीय गुण जुड़ने लगे। ये पहचान ज्यादा चमकदार नहीं थी, पर अधिक टिकाऊ थी, क्योंकि लोगों ने देख लिया था कि आपस में समझदारी बनाए रखने से जीवन की गुणवत्ता सुधरती है। मुल्ला का आखिरी खेल सबसे बड़ा परिवर्तन तब लाया जब शहर ने अपने कमजोर तबकों के लिए नीतियां लागू करना शुरू की। पहले ये निर्णय ऊपर से थोपी जाती थी, पर अब जनता की कहानियों के आधार पर योजनाएं बनती थी। ऐसे अस्पताल बनाए गए जहां सुनने वाले मतदाता भी सुलह के साथी बनते, और रोजगार योजनाएं इस तरह डिजाइन की गई कि वे लोगों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करें। नगर के पुराने इलाकों में बहाली के प्रोजेक्ट ऐसे तरीके से शुरू हुए कि पहले वहां के निवासियों की राय ली गई। ये छोटी बात लग सकती है, पर यह सम्मान का भाव था जिसने शहर के लोगों को जोड़ दिया। पर परिवर्तन आसान नहीं था। कुछ लोगों को यह सब असहज लगा। उनका यही कहना था कि यह सब भावुकता का दिखावा है और काटछांट की जरूरत है, न कि सुनने की। पर मुल्ला ने समझाया कि सुनने का मतलब केवल रोना और दर्द सुनना नहीं, यह समझना है कि समस्याएं जड़ से किस तरह आती है और किस तरह समाधान बनाने में इंसान शामिल होना चाहिए। उन आलोचकों में से कुछ आखिर में मान गए, क्योंकि जब समाज ने मिलकर छोटे छोटे कदम उठाए तो परिणाम नजर आने लगे। स्कूलों की उपस्थिति बढ़ी, साझा कार्यों में भागीदारी आई और अपराध के मामलों में गिरावट आई। ये सब बाहरी आंकड़ों में दिखता था, पर असल असर घर घर में महसूस किया जा रहा था। कई महीनों के बाद जब मुल्ला ने घोषणा की कि वे विदा ले रहे हैं, शहर के लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, मैं आखिरी खेल खेल गया, अब असली खेल तुम्हारा है। इसे खेलते रहो और अगली पीढ़ी को ये नियम सिखाओ। उन्होंने एक छोटी सी टोकरी छोड़ी जिसमें कई हस्तलिखित नोट थे। हर नोट में किसी ने अपने सुधार का वादा लिखा था। ये टोकरी शहर के सद्भाव का प्रतीक बन गई और उसे सार्वजनिक पुस्तकालय में रखा गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां पढ़ सके कि कब और कैसे शहर ने अपनी सोच बदली। समय गया, पर मुल्ला का प्रभाव सतत रहा। शहर ने न केवल अपनी नीतियां बदली, बल्कि लोगों की जीवन शैली में भी नरमी आई। लोग अधिक धैर्यवान, अधिक संवेदनशील बने। बाजारों की चमक कम नहीं हुई, पर वहां अब मुस्कानें सच्ची थी और बातचीत में सम्मान था। ये आखिरी खेल वही साबित हुआ जो मुल्ला चाहते थे, न कि वे किसी को पराजित करें, बल्कि वे चाहते थे कि लोग स्वयं को जीतने के लिए सीखें। और जब किसी नवयुवक ने शहर का हाल पूछा तो बुजुर्ग कहते, यहां की हवा अब सुनती है। यही मुल्ला की जीत थी, एक ऐसी जीत जो किसी पुरस्कार में नहीं नापी जा सकती थी, पर जिसकी गूंज हर दिल में सुनाई देती थी। मुल्ला ने शहर को वो अमूल्य चीज दी थी जो किसी किताब में नहीं मिलती, सुनने की आदत और उसके साथ आने वाला बदलाव। सच्ची महानता अहंकार में नहीं, सीखने और दूसरों के साथ मिलकर बदलने में निहित है। जब हम सुनते हैं, समझते हैं और करुणा दिखाते हैं, तब व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन संभव होता है और आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित खुश रहेंगी। मुल्ला की अगली कहानी, मुल्ला की शर्त जिसने महल का रानी बाग हिला दिया। महल के रानी बाग की फिर वही मशहूर खामोशी थी। पेड़ों की टहनियां हवा में धीरे धीरे सरकती, फुव्वारे की बूंदें पत्थर पर गिरकर मोती बन जाती और गुलाब की पंखुड़ियां जैसे किसी पुरानी दास्तान की याद दिलाती। रानी बाग न केवल शाही शोहरत का प्रतीक था, बल्कि शहर की आजादी का भी आईना माना जाता था, जहां राजकुमारी के कदमों की आहटें भी किसी कविता की तरह गूंजती। पर इन रोजमर्रा की रौनक के बीच कुछ दिन पहले से खबरें चल रही थी कि महल में उलझन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है।
नगर निगम के अधिकारी गुस्से में, व्यापारी चिंतित और आम लोग बेसब्र। चर्चा थी कि बाग में कोई ऐसा परिवर्तन चाहिए जो शहर की सोच बदल दे, पर सबका एक सा स्वर नहीं था। मुल्ला नासिरुद्दीन की आगमन की खबर जैसे बिजली की तरह फैली। उन्होंने अपने झोले में वही पुरानी हंसी, वही सवाल और वही सादा कपड़े लिए महल के दरवाजे पर दस्तक दी। महल के दरबारी उन पर हंसते भी थे और नहीं भी। कुछ को लगता था कि ये वही मजाकिया नौटंकी है जो शहर की थकान मिटा देगी। कुछ सोचते थे कि मुल्ला की शरारत से दरबार का मनोबल गिर जाएगा, पर मुल्ला कुछ भी सुनते हुए अपने रास्ते पर बढ़ते रहे। उनकी चाल धीमी, पर नजर हर किसी की बातें सुनकर कुछ नया खोज लेती। मुल्ला की शर्त ने महल के लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने महल की रानी को पत्र भेजा, पत्र जिसने सुल्तान की दहलीज पर भी हलचल मचा दी। पत्र में लिखा था, मैं महल के रानी बाग में एक शर्त रखना चाहता हूं। जो भी शर्त को पूरा करेगा मैं उसकी शर्त मान लूंगा, पर शर्त यह है कि उसके पास न तो धन होगा न पद, केवल एक बात चाहिए, सही हृदय और सुनने की ईमानदारी। ये पढ़कर रानी, जो रंग और शोभा की परंपरा से बंधी थी, चौंक कर सोची, ये कैसे हो सकता है कि कोई बिना दावे के केवल इरादे से महल को कुछ दे सके। रानी बाग में मुल्ला ने एक पुरानी लकड़ी की मेज रखवाई और उसके चारों ओर आमंत्रण का बोर्ड लगा दिया। मुल्ला की शर्त, जो सच्चाई बताएगा और सुनने की ताकत दिखाएगा, उसे एक जिम्मेदारी दी जाएगी। लोग पहले हंसे, फिर कुत्सित चेहरे आए और उसके बाद जिज्ञासा का पहाड़ गर्म हुआ। कुछ शाही मंत्री बोले कि ये केवल दिखावा है। बाजारियों ने कहा कि इससे किसी को फायदा होगा, और महल की रानी चाहती थी कि ये देखने का मौका मिलकर वे जान पाएं कि मुल्ला किस तरह की शर्त रखता है। पहले दिन पांडाल पर कई लोग आए। किसी ने सोचा कि प्रश्न राजनीति का होगा, किसी ने सोचा कि ये खेल बुद्धि का है, पर मुल्ला ने कहा, नहीं, ये खेल दिल से जुड़ा होगा। उन्होंने एक एक करके लोगों की बातें सुनी। कोई मंत्री बोला कि रानी बाग की सुंदरता को पर्यटन से बढ़ाया जाए, कोई बोला कि बाग में रात के समय सुरक्षा कड़ा की जाए, तो कोई और ने कहा कि वहां पर औद्योगिक प्रदर्शनी रखकर शहर की अर्थव्यवस्था को जोड़ा जाए। पर मुल्ला ने हर विचार को ध्यान से टटोला और चुप रहे। अगले दिनों बात बदलने लगी। मुल्ला ने शर्त में बदलाव किया। न कोई बड़ा भाषण, न बड़ी योजनाएं। जो व्यक्ति रानी बाग के पेड़ों, फव्वारों और पंक्षियों की आवाज सुनकर उनकी असल आवश्यकता बता दे, वही विजेता होगा। ये सुनने में अजीब लगा, पर महल की राजनीति में चुप्पी फैल गई। लोग अब बाग की टहनियों से, मिट्टी की महक से और फव्वारे की ध्वनि से कुछ समझने की कोशिश करने लगे। इस खेल ने लोगों को नई तरह का ध्यान सिखाया। वे जो पहले केवल रिपोर्ट और तालिकाएं देखकर काम करते थे, अब जमीन की नब्ज पर ध्यान देने लगे। एक दिन जब मुल्ला रानी बाग के किनारे खड़े थे, एक बूढ़ा बागवान आया। उसके हाथों में मिट्टी लगी थी और चेहरा सूरज की तरह झुर्रियों से भरा था। उसने कहा, मेरी पीढ़ी ने इस बाग को संजोया है। हम जानते हैं कि पेड़ बात करते हैं, पर तुम्हारे जैसे लोग कौन हैं जो ये बात सुनना चाहते हैं? मुल्ला ने हल्की मुस्कान दी और कहा, सवाल सुनने का नहीं, समझने का है। बूढ़े बागवान की आंखों में चमक आई। वो एक रहस्यमयी सी बात जानता था, जिसे केवल अनुभव से समझा जा सकता था। रानी बाग की असल समस्या ये नहीं थी कि फूल कीमत में घट गए थे या कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ानी है। समस्या ये थी कि महल के निर्णय बाहर की आवाजों को अनसुना कर रहे थे। रानी ने बड़े पर्दे के पीछे बैठकर मंत्रीगणों की गणनाएं सुनती थी, पर उन गणनाओं में बाग के असली रकाब, मिट्टी, जल और मन की कोई जगह नहीं थी। मुल्ला ने यह पहचान ली और उन्होंने शर्त थोड़ी कसकर रखी। जो बाग की असल जरूरत बताएगा, उसे न केवल सम्मान मिलेगा, बल्कि उसे बाग की देखभाल की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। तभी महल में एक युवा चिकित्सक आया, नाम आरव। आरव का स्वभाव ऐसा था कि वो हर पेड़ की जड़ तक जाने की चाह रखता था। उसने देखा था कि बाग की मिट्टी सूखती जा रही है
और फव्वारे की नलों में जंग लग रही है, पर उसकी रिपोर्टें किसी के कानों तक नहीं पहुंच पाती। जब उसने मुल्ला के पास अपनी बात रखी, मुल्ला ने उसकी समस्या समझ ली, पर उन्होंने आरव से कहा, तुम सिर्फ तकनीकी बातें मत रखो, बताओ कि ये सब लोगों के जीवन को किस तरह प्रभावित कर रहा है। आरव ने कहा, जब बाग खराब होगा तो रानी का दिल भी उदास होगा, पर उससे भी बड़ा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो बिना नाम के यहां काम करते हैं। बाग के रखवाले, पानी देने वाले और फूलों को काटने वाले, उनकी रोजी रोटी बाग से जुड़ी है। जब बाग रोएगा, शहर के लोग भी एक तरह का खालीपन महसूस करेंगे। ये बात महल के उन लोगों को हंसी लगी, पर मुल्ला ने आंकड़ों से ज्यादा आरव की बात पर भरोसा किया और रानी के समक्ष उसकी बात रख दी। रानी, जो पहले केवल बाहर की शोभा देखने की आदत में पड़ी थी, धीरे धीरे उन बातों पर ध्यान देने लगी। उसने महसूस किया कि बाग की खुशबू उसके शहर के लोगों की स्मृतियों से जुड़ी थी। त्योहारों की शामें, बच्चों के खेल, प्रेम के वादे, और यदि वो बाग खो दिया गया तो शहर एक इतिहास खो देगा। रानी ने देखा कि मुल्ला केवल मनोरंजन नहीं दे रहा, वो बाग की आत्मा वापस लाने की कोशिश कर रहा था। उसने मंत्रिगणों को बुलाया और कहा कि वे आरव की बात मानकर कार्रवाई करें, पर महल का प्रशासन कसूरवारों से भरा था। कुछ समय गया, पर मुल्ला का प्रभाव सतत रहा। शहर ने न केवल अपनी नीतियां बदली, बल्कि लोगों की जीवन शैली में भी नरमी आई। लोग अधिक धैर्यवान, अधिक संवेदनशील बने। बाजारों की चमक कम नहीं हुई, पर वहां अब मुस्कानें सच्ची थी और बातचीत में सम्मान था। ये आखिरी खेल वही साबित हुआ जो मुल्ला चाहते थे, न कि वे किसी को पराजित करें, बल्कि वे चाहते थे कि लोग स्वयं को जीतने के लिए सीखें। और जब किसी नवयुवक ने शहर का हाल पूछा तो बुजुर्ग कहते, यहां की हवा अब सुनती है। यही मुल्ला की जीत थी, एक ऐसी जीत जो किसी पुरस्कार में नहीं नापी जा सकती थी, पर जिसकी गूंज हर दिल में सुनाई देती थी। मुल्ला ने शहर को वो अमूल्य चीज दी थी जो किसी किताब में नहीं मिलती, सुनने की आदत और उसके साथ आने वाला बदलाव। सच्ची महानता अहंकार में नहीं, सीखने और दूसरों के साथ मिलकर बदलने में निहित है। जब हम सुनते हैं, समझते हैं और करुणा दिखाते हैं, तब व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन संभव होता है और आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित खुश रहेंगी। मुल्ला की अगली कहानी, मुल्ला की शर्त जिसने महल का रानी बाग हिला दिया। महल के रानी बाग की फिर वही मशहूर खामोशी थी। पेड़ों की टहनियां हवा में धीरे धीरे सरकती, फुव्वारे की बूंदें पत्थर पर गिरकर मोती बन जाती और गुलाब की पंखुड़ियां जैसे किसी पुरानी दास्तान की याद दिलाती। रानी बाग न केवल शाही शोहरत का प्रतीक था, बल्कि शहर की आजादी का भी आईना माना जाता था, जहां राजकुमारी के कदमों की आहटें भी किसी कविता की तरह गूंजती। पर इन रोजमर्रा की रौनक के बीच कुछ दिन पहले से खबरें चल रही थी कि महल में उलझन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। नगर निगम के अधिकारी गुस्से में, व्यापारी चिंतित और आम लोग बेसब्र। चर्चा थी कि बाग में कोई ऐसा परिवर्तन चाहिए जो शहर की सोच बदल दे, पर सबका एक सा स्वर नहीं था। मुल्ला नासिरुद्दीन की आगमन की खबर जैसे बिजली की तरह फैली। उन्होंने अपने झोले में वही पुरानी हंसी, वही सवाल और वही सादा कपड़े लिए महल के दरवाजे पर दस्तक दी। महल के दरबारी उन पर हंसते भी थे और नहीं भी। कुछ को लगता था कि ये वही मजाकिया नौटंकी है जो शहर की थकान मिटा देगी। कुछ सोचते थे कि मुल्ला की शरारत से दरबार का मनोबल गिर जाएगा, पर मुल्ला कुछ भी सुनते हुए अपने रास्ते पर बढ़ते रहे। उनकी चाल धीमी, पर नजर हर किसी की बातें सुनकर कुछ नया खोज लेती। मुल्ला की शर्त ने महल के लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने महल की रानी को पत्र भेजा, पत्र जिसने सुल्तान की दहलीज पर भी हलचल मचा दी। पत्र में लिखा था, मैं महल के रानी बाग में एक शर्त रखना चाहता हूं। जो भी शर्त को पूरा करेगा, मैं उसकी शर्त मान लूंगा। पर शर्त यह है कि उसके पास न तो धन होगा, न पद, केवल एक बात चाहिए, सही हृदय
और सुनने की ईमानदारी। ये पढ़कर रानी, जो रंग और शोभा की परंपरा से बंधी थी, चौंक कर सोची, ये कैसे हो सकता है कि कोई बिना दावे के केवल इरादे से महल को कुछ दे सके। रानी बाग में मुल्ला ने एक पुरानी लकड़ी की मेज रखवाई और उसके चारों ओर आमंत्रण का बोर्ड लगा दिया। मुल्ला की शर्त, जो सच्चाई बताएगा और सुनने की ताकत दिखाएगा, उसे एक जिम्मेदारी दी जाएगी। लोग पहले हंसे, फिर कुत्सित चेहरे आए और उसके बाद जिज्ञासा का पहाड़ गर्म हुआ। कुछ शाही मंत्री बोले कि ये केवल दिखावा है। बाजारियों ने कहा कि इससे किसी को फायदा होगा, और महल की रानी चाहती थी कि ये देखने का मौका मिलकर वे जान पाएं कि मुल्ला किस तरह की शर्त रखता है। पहले दिन पांडाल पर कई लोग आए। किसी ने सोचा कि प्रश्न राजनीति का होगा, किसी ने सोचा कि ये खेल बुद्धि का है, पर मुल्ला ने कहा, नहीं, ये खेल दिल से जुड़ा होगा। उन्होंने एक एक करके लोगों की बातें सुनी। कोई मंत्री बोला कि रानी बाग की सुंदरता को पर्यटन से बढ़ाया जाए, कोई बोला कि बाग में रात के समय सुरक्षा कड़ा की जाए, तो कोई और ने कहा कि वहां पर औद्योगिक प्रदर्शनी रखकर शहर की अर्थव्यवस्था को जोड़ा जाए। पर मुल्ला ने हर विचार को ध्यान से टटोला और चुप रहे। अगले दिनों बात बदलने लगी। मुल्ला ने शर्त में बदलाव किया। न कोई बड़ा भाषण, न बड़ी योजनाएं। जो व्यक्ति रानी बाग के पेड़ों, फव्वारों और पंक्षियों की आवाज सुनकर उनकी असल आवश्यकता बता दे, वही विजेता होगा। ये सुनने में अजीब लगा, पर महल की राजनीति में चुप्पी फैल गई। लोग अब बाग की टहनियों से, मिट्टी की महक से और फव्वारे की ध्वनि से कुछ समझने की कोशिश करने लगे। इस खेल ने लोगों को नई तरह का ध्यान सिखाया। वे जो पहले केवल रिपोर्ट और तालिकाएं देखकर काम करते थे, अब जमीन की नब्ज पर ध्यान देने लगे। एक दिन जब मुल्ला रानी बाग के किनारे खड़े थे, एक बूढ़ा बागवान आया। उसके हाथों में मिट्टी लगी थी और चेहरा सूरज की तरह झुर्रियों से भरा था। उसने कहा, मेरी पीढ़ी ने इस बाग को संजोया है। हम जानते हैं कि पेड़ बात करते हैं, पर तुम्हारे जैसे लोग कौन हैं जो ये बात सुनना चाहते हैं? मुल्ला ने हल्की मुस्कान दी और कहा, सवाल सुनने का नहीं, समझने का है। बूढ़े बागवान की आंखों में चमक आई। वो एक रहस्यमयी सी बात जानता था, जिसे केवल अनुभव से समझा जा सकता था। रानी बाग की असल समस्या ये नहीं थी कि फूल कीमत में घट गए थे या कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ानी है। समस्या ये थी कि महल के निर्णय बाहर की आवाजों को अनसुना कर रहे थे। रानी ने बड़े पर्दे के पीछे बैठकर मंत्रीगणों की गणनाएं सुनती थी, पर उन गणनाओं में बाग के असली रकाब, मिट्टी, जल और मन की कोई जगह नहीं थी। मुल्ला ने यह पहचान ली और उन्होंने शर्त थोड़ी कसकर रखी। जो बाग की असल जरूरत बताएगा, उसे न केवल सम्मान मिलेगा, बल्कि उसे बाग की देखभाल की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। तभी महल में एक युवा चिकित्सक आया, नाम आरव। आरव का स्वभाव ऐसा था कि वो हर पेड़ की जड़ तक जाने की चाह रखता था। उसने देखा था कि बाग की मिट्टी सूखती जा रही है और फव्वारे की नलों में जंग लग रही है, पर उसकी रिपोर्टें किसी के कानों तक नहीं पहुंच पाती। जब उसने मुल्ला के पास अपनी बात रखी, मुल्ला ने उसकी समस्या समझ ली, पर उन्होंने आरव से कहा, तुम सिर्फ तकनीकी बातें मत रखो, बताओ कि ये सब लोगों के जीवन को किस तरह प्रभावित कर रहा है। आरव ने कहा, जब बाग खराब होगा तो रानी का दिल भी उदास होगा, पर उससे भी बड़ा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो बिना नाम के यहां काम करते हैं। बाग के रखवाले, पानी देने वाले और फूलों को काटने वाले, उनकी रोजी रोटी बाग से जुड़ी है। जब बाग रोएगा, शहर के लोग भी एक तरह का खालीपन महसूस करेंगे। ये बात महल के उन लोगों को हंसी लगी, पर मुल्ला ने आंकड़ों से ज्यादा आरव की बात पर भरोसा किया और रानी के समक्ष उसकी बात रख दी। रानी, जो पहले केवल बाहर की शोभा देखने की आदत में पड़ी थी, धीरे धीरे उन बातों पर ध्यान देने लगी। उसने महसूस किया कि बाग की खुशबू उसके शहर के लोगों की स्मृतियों से जुड़ी थी। त्योहारों की शामें, बच्चों के खेल, प्रेम के वादे, और यदि वो बाग खो दिया गया तो शहर एक इतिहास खो देगा। रानी ने देखा कि मुल्ला केवल मनोरंजन नहीं दे रहा,
वो बाघ की आत्मा वापस लाने की कोशिश कर रहा था। उसने मंत्रिगणों को बुलाया और कहा कि वे आरव की बात मानकर कार्रवाई करें। पर महल का प्रशासन कसूरवारों से भरा था। कुछ मंत्री आर्थिक लाभ के बारे में सोचते थे और कुछ सिर्फ प्राचीन रीति रिवाजों के पालन में लगे थे। वहां एक मंत्री था जो विकास और निर्माण के नाम पर बाग का हिस्सा बेचने की सलाह दे रहा था। वो सोचता था कि एक छोटी जमीन बेचकर महल को बड़ा लाभ होगा। पर मुल्ला ने उसकी चाल पढ़ ली। मुल्ला ने प्रस्ताव किया कि जब तक सब लोग सुनकर निर्णय नहीं लेते, कोई भी बड़ा फैसला नहीं हो सकता। ये बात कईयों को चुभी, पर कुछ लोग सोचने पर मजबूर हुए। मुल्ला ने फिर शर्त बढ़ाई। वो प्रस्ताव रखता था कि बाग की मिट्टी की जांच, पानी की सप्लाई और रखवाली की दिनचर्या में लोगों को शामिल किया जाए। महल में हुआ कुछ ऐसा कि पहले केवल अधिकारियों की बातें चलती थी। अब आम लोगों की आवाजें भी महल के बैठकों में आने लगी। बाग के हर हिस्से के लिए स्थानीय कारीगरों, फूल वालों और बाग वालों की राय ली गई। ये छोटी सी क्रांति महल में बड़ी हलचल लेकर आई। कईयों को तो लगा कि ये महल की मर्यादा के खिलाफ है, पर रानी ने कहा कि शासक वही है जो अपने लोगों की बातें सुनता है। समय के साथ बाग में परिवर्तन दिखने लगे। नए पौधे नहीं लगाए गए, बल्कि पुराने पेड़ों का सही इलाज किया गया। फव्वारों की नलियों की मरम्मत हुई और पानी की एक व्यवस्था बनाई गई जो बाग की जरूरत के हिसाब से थी। सबसे बड़ी बात यह हुई कि बाग के रखवाले अब निर्णयों में शामिल किए जाने लगे। उनकी सलाह पर काम हुआ और उनकी आजीविका सुरक्षित रही। महल के लोग आश्चर्यचकित थे। छोटी छोटी सुनवाई ने बाग की आत्मा को लौटाया था। पर कहानी में मोड़ तब आया जब शहर के कुछ प्रभावशाली व्यापारियों ने बाग के किनारे एक बड़ी मेला मैदान का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इससे शहर को बड़ी कमाई होगी। मंत्रिगणों में बहस हुई, बेचैनी बढ़ी। बाग के पुराने लोग डर के मारे कांप उठे। मुल्ला ने कहा, पहले सुनो। सबने शांत होकर उन व्यापारियों की बात सुनी और फिर बागवालों और बच्चों की आवाज भी सुनी। वहां अचानक एक बच्ची, जिसका नाम परवीन था, आगे आई। उसने कहा कि वो उसी बाग में रोज खेलती है और उसकी हंसी वहीं से आती है। अगर मेला बनेगा तो उसका खेल छिन जाएगा। परवीन की सादगी ने कई लोगों की आंखें नम कर दी। रानी, जो शायद पहले केवल बड़ी योजनाओं से प्रभावित होती थी, अब ये देख रही थी कि एक बच्चे की हंसी कितनी बड़ी चीज हो सकती है। उसने व्यापारियों को कहा कि मेला कहीं और लग जाए, और व्यापारियों ने, जो पहले केवल मुनाफे की बातें कर रहे थे, चुपचाप मान लिया, क्योंकि जनता ने अपनी बात कही थी और उसे महल ने सुना था। यह छोटा सा क्षण दिखता तो मामूली था, पर उसका प्रभाव गहरा था। महल के निर्णयों में अब मानवीय परख आने लगी थी। मुल्ला की शर्त का असली असर तब दिखा जब बाहर से एक भयंकर सूखा आने लगा। शहर में पानी की कमी हुई और बाग की मिट्टी फिर से सूखने लगी। मंत्रीगण घबरा गए और कईयों ने प्रस्ताव रखा कि बाग को वृहद परियोजना द्वारा बचाया जाए, परंतु वो योजना समय लेती और महंगी थी। मुल्ला ने एक बार फिर से शर्त जताई, तुम लोगों को पहले बाग से ही सुनना होगा। वही जानेंगे कि दीर्घकालिक समाधान क्या है। नगर के आम लोग, जो अब महल के फैसलों में रुचि लेने लगे थे, उन्होंने साथ दिया। बाग के उन लोगों ने बतलाया कि यदि पानी बचाने की व्यवस्था की जाए, जैसे घटिया नलों की मरम्मत, वर्षा जल संधारण और पेड़ों के चारों ओर प्राकृतिक तंतु बनाए जाए, तो बाग को देर तक बचाया जा सकता है। ये योजनाएं महंगी नहीं थी, पर समर्पण और सामूहिकता चाहती थी। महल ने उन योजनाओं को अपनाया और शहर के लोग स्वयं अपनी अपनी जिम्मेदारियां ली। हर पड़ोस ने बाग की निगरानी करने की प्रतिज्ञा की और बच्चों ने पेड़ों की देखभाल को अपना खेल बनाया। कुछ महीनों बाद जब बारिश ने कृपा की और बाग फिर हरा भरा हो उठा, तो महल की रानी ने सार्वजनिक रूप से मुल्ला का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मुल्ला ने उन्हें वह सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखाती, लोगों की सुनने की कला। पर मुल्ला ने जब अपनी शर्त पूरी होने की घोषणा की, तो उन्होंने कहा, मैंने अपनी शर्त रखी थी।
अब मैं अपनी शर्त मानूंगा। पर उनका मानना केवल किसी सम्मान या पुरस्कार का रूप नहीं था। वो एक वादा था कि वे महल को छोड़कर चले जाएंगे, पर यह सीख वहां बनी रहेगी। महल के लोग अब बदल गए थे। वे न केवल बाहरी शौकत की परवाह करने लगे, बल्कि आंतरिक संवेदनशीलताओं को भी महत्व देने लगे। बाग में अब आम दिन भी त्योहार जैसा लगता था। बच्चे खेलते, बूढ़े आराम करते और परवीन जैसी बहादुर छोटी लड़की की हंसी हवा में घुल जाती थी। मुल्ला ने अपने झोले में वही पुरानी किताबें और हंसी रखी और पैदल चलकर शहर से बाहर निकल गए। पर उनके चलते समय लोगों की आंखों में जो कुछ चमका, वो केवल उत्साह नहीं था, वो आत्मीयता और सीख थी। कई साल बाद भी महल के रानी बाग की हरियाली पर लोगों की कहानियां गूंजती रहीं। बाग ने सिर्फ फूल नहीं खिले थे, उसने महल के दिलों को भी सुखाया था। जब कोई दूर से आता और पूछता कि यह सब कैसे हुआ, तो लोग कहते, किसी ने बस सुनना सीखा। और वहीं किसी दिन बाग के किनारे एक पुरानी लकड़ी की मेज पर मुल्ला का लिखा हुआ एक नोट पाया गया। उस पर कुछ नहीं लिखा था, बस एक वाक्य, शर्त नहीं, जिम्मेदारी निभाओ। ये वाक्य उस शहर की नई सोच का परिचय बन गया, जहां राज और जनता, महल और बगीचा सब एक दूसरे की सुनने की आदत से जुड़ गए थे। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली परिवर्तन वही होता है जो रोजमर्रा की आदतों में समा जाए। महल के लोग अब सार्वजनिक बैठकों में आम लोगों को बोलने के लिए जगह देते, फिर चाहे वे बड़े मंत्री हों या छोटे फूल बेचने वाले। बच्चे स्कूलों में सुनने की कक्षाएं लेते और उन कक्षाओं में अपनी बात कहने की हिम्मत पाते। बाजार में दुकानदार ग्राहकों की बात सुनकर सेवा बदल देते और शहर के त्योहारों में बस्ती की कहानियां पढ़ी जाने लगी। ये सब छोटी छोटी आदतें थी, पर इन आदतों ने महल को, बाग को और पूरे शहर को बदल डाला। और जब कभी शाम के समय रानी बाग में फुव्वारे की आवाज उठती, तो लोग रुक कर सुनते। मतलब कि उस आवाज में बाग की जिंदगी और शहर की धड़कन दोनों का मेल होता था। मुल्ला की शर्त ने महल का रानी बाग हिलाया नहीं, उसने उसे जगा दिया। वो हिलना नहीं, खिलना था। और खिलकर रानी बाग ने उस शहर के लोगों को सिखाया कि सुनना कैसे किया जाता है और सुनकर कैसे कुछ बदला जा सकता है। सच्ची शक्ति दिखाने का तरीका दूसरों पर राज करने में नहीं, बल्कि उनकी सुनने और उनकी जरूरत समझकर जीने में है। जब शासन और हृदय एक साथ चले, तब सच्चा परिवर्तन और शाही बाग खिल उठेगा। सारे नगर में आनंद फैलता। मुल्ला की अगली कहानी, मुल्ला की शर्त जिसने महल की रानी को मुस्कुराने पर मजबूर किया।